आज हमारा टॉपिक है कि CMS-CD और BEMS अल्टरनेटिव मेडिसिन लीगलाइज्ड होते हुए भी क्या वजह है कि कई लोग इन के धारकों को सर्टिफाइड होते हुए भी झोला छाप कहते हैं। देखिए, लोग तो कुछ बहुत कुछ कहते हैं, अच्छे बंदे के बारे में भी, बुरे बंदे के भी बारे में। तो एक पिक्चर थी शर्मिला टैगोर की और राजेश खन्ना की, तो उसमें एक बहुत ही फेमस गाना है, किशोर कुमार जी का, किशोर दा कहते हैं उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बहुत ही अच्छा वहाँ झील के मंजर पे वो गाना था। मगर फिर भी बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने कहा था कि क्रिटिक्स होने चाहिए, निंदक होने चाहिए घर पे। वो अगर कोई बात बोलते हैं तो 100 में से 10% तो सही होगी ना। तो वो हम रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं जो गलतियां या मिस्टेक हम करते हों। जो इंसान ज़िंदगी में एरर फ्री है वो कंप्लीट ही नहीं है। मेरा ध्यान से सुनिए, अगर कोई दुनिया में कोई गलती नहीं करता, फ्लॉलेस है, तो उस कृति को, आइडियल को पत्थर ही कहेंगे। तो इम्परफेक्ट जितना होगा कोई और वो इम्प्रूव करता जाता है, तो आंखों को जो है अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने स्टूडेंट को जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिन कॉलेजेस में पढ़ाता था इंस्टीट्यूट में, तो मैं ये ज़रूर बोलता था, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी कि ब्रेन हमारा जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसमें ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। आपके दिमाग में जितना ग्रे मैटर ज़्यादा होगा, इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस ज़्यादा हैं, और जितनी वाइट मैटर होगा इसका मतलब आपके फाइबर ज़्यादा हैं। मोर द ग्रे मैटर मोर द इंटेलिजेंट ए पर्सन इज। उसकी IQ ज़्यादा। आइंस्टाइन का ग्रे मैटर ज़्यादा था। तो जैसा हम थॉट्स चिंतन करते हैं तो ग्रे मैटर या स्विच बढ़ते हैं। इस कमरे में स्विच है, यहाँ पे कंट्रोल है। जितना कंट्रोल होगा, न्यूरॉन्स होंगे, मोर द न्यूरॉन्स मोर द इंटेलिजेंट ए पर्सन। मतलब याद रखिए कि एक ऐसा लेवल भी आ जाता है कि जितना इंटेलिजेंट बंदा है वो पागलपन की हद तक भी पहुंच जाता है, क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन विजडम एंड फुलिशनेस। बहुत बारीक। और देयर इज थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन नॉर्मल पर्सन एंड मैड पर्सन और मैनियक पर्सन। तो दोस्तों, ये चीज़ याद रखनी है, कभी भी गर्व नहीं करना, एटीट्यूड नहीं दिखाना, प्राउड नहीं दिखाना कि मेरे दम पे दुनिया चलती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब दुनिया में मैं नहीं हूँगा, मेरा परिवार तब भी चलेगा। कहीं और भी कोई मेन जो हेड ऑफ फैमिली है नहीं होता, तो भी जीना तो पड़ता है ना। किसी मरे बंदे के सहारे भूखा तो नहीं रहा जा सकता। जिंदगी चलती है, चलती का नाम गाड़ी है। जैसे गाना था धर्मेंद्र का, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, CMS-CD और BMS में मैंने एक चीज़ देखी कि CMS-CD वाला अपने बोर्ड पे क्लिनिक लिख देता है तो बदनाम है। अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखता है तो बदनाम है। ठीक है जी। स्पेलिंग मिस्टेक करता है तो बदनाम है। जब वो किसी को व्हाट्सएप चैट करता है तो रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग, प्रैक्टिस के स्पेलिंग, इवन कि मैंने देखा है अपना नाम भी आधार कार्ड में कुछ और, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दूसरे डॉक्यूमेंट में कुछ और। जैसे जैसे वो अपने हिसाब से अपनी DP पे कहीं तो भारत सरकार की जो इंसिग्निया है उसको लगाए बैठे हैं। समझ नहीं आती ऐसा क्यों करते हैं। या किसी ने लिखा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसी ने लिखा हुआ है कि डॉक्टर स्पेशलिस्ट, किसी ने लिखा हुआ है डॉक्टर डायबिटीज़। अब डॉक्टर डायबिटीज़ जिसने लिखा हुआ है वो पूरा नहीं है। इसका मतलब है कि लिखना चाहता है कि वो शुगर का स्पेशलिस्ट है, मगर यहाँ पे लिख रहा है कि डॉक्टर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। अब ध्यान से सुनिए,
हमारे प्रोफेसर साहब हमें पढ़ाते थे फिजियोलॉजी में, डॉक्टर के.डी. सिंह, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक दिन सभी बच्चों को, देखिए पटियाला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना पहले 150 में बहुत दुर्लभ बात है, और फिजियोलॉजी की क्लास उनकी लगाना और भी दुर्लभ बात है। तो नेचुरली जो पहले 300 होते थे किसी टाइम पंजाब पीएमटी में, वो रेयरेस्ट जेम होते थे। अब मेरे को नहीं पता कि कोई बैकडोर एंट्री करके आया या कुछ, मेरे को नहीं पता। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि एक बंदे को डायबिटीज़ है, यानी कि उसको मधुमेह का रोग है, शुगर है, तो मगर वो 4-5 अच्छी लेबॉर्ट्रीज पे भी चला जाता है पैथोलॉजिस्ट के पास, तो उसका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो भी ज़्यादा आता है, और यूरिन में भी शुगर आती है। डॉक्टर साहब मेरे को, हमारे को सारे कभी को बोले कि बच्चों, चाहे लेबॉर्ट्री कह रही है कि उसका फास्टिंग ब्लड शुगर 200 से ऊपर है, क्योंकि 180 175 पे थ्रेशोल्ड होती है, रीनल थ्रेशोल्ड। अगर आपकी शुगर ज़्यादा होगी तो आपकी यूरिन में भी आना शुरू हो जाएगी, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। तो वो बोले भाई बच्चों, शुगर क्या है? हम बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? हम बोले C12H22O11 सुक्रोज, क्योंकि मेडिकल लाइन से पढ़े थे, फ्रेश किया तो केन शुगर, बिल्कुल वही चीनी जो हम यूज़ करते हैं। हमने कहा जी सभी, कहते बिल्कुल। 2-4 बंदों को खड़ा किए, कहते मैं चैलेंज करता हूँ कि उस बंदे के ना खून में शुगर थी और ना पेशाब में शुगर थी, अब इसके बारे में चिंतन कीजिए, बताइए। हमने कहा सर क्या कह रहे हैं, इतने अच्छे पैथोलॉजिस्ट ने बोल रहे हैं कि उसकी टेस्ट की तो डायबिटिक है, लेवल किया है, और पेशाब में भी शुगर नहीं है और ब्लड में भी शुगर नहीं है, सुक्रोज नहीं है। वो कहते मैं सिद्ध कर देता हूँ कि मैं सुक्रोज का टेस्ट बेनेडिक्ट वाला जो केमिस्ट्री में करते हैं, या फेलिंग टेस्ट हो गया, वो करके देखता हूँ, तो उसमें तो आता ही नहीं वो सुक्रोज का टेस्ट। फिर हमें हिंट दिया उन्होंने, तब भी हम नहीं बोले, बुक बैठे हम। तो एंड में उन्होंने बोला कि हमारे खून में सुक्रोज C12H22O11 क्रॉस ही नहीं कर पाती। चीनी का मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि हमारे जो आरबीसी है 7.2 माइक्रोन है डायमीटर में, व्यास में, वो नहीं क्रॉस कर पाते। जब कोई बीमारी होती है तो क्रॉस करते हैं और पेशाब में खून आ जाता है, आता है ना, जिसको हेमेचूरिया बोलते हैं। तो सुक्रोज जो है वो तो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो कैसे हमारे ब्लड में चला गया और कैसे पेशाब में आ गया? कहते सुक्रोज नहीं होती, ग्लूकोज होता है। क्या कहते? सुक्रोज नहीं होती, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6, यानी कि वो मोनोसेक्राइड है। और सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर इज रिगार्डेड एज द मोस्ट मिसनोमर, गलत प्रचलित नाम है वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, ना कि फास्टिंग ब्लड शुगर है। क्या जबरदस्त बोला उन्होंने। अब जब भी ग्लूकोज बढ़ती है उसको हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं, हाइपर सुक्रोजीमिया नहीं कहते। ईमिया का मतलब ब्लड में। अब ग्लूकोज बढ़ती है जब डायबिटिक बंदे में तो हाइपर ग्लाइसीमिया है, पेशाब में आती है तो ग्लाइकोस यूरिया है। सिद्ध हो गया कि ग्लूकोज होती है, प्रचलित बात गलत है। अब वो चीज हम कॉपी करते रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही एक बंदा दूसरे को देखता है, दूसरा तीसरे को देखता है, और वो स्पेलिंग गलतियां करी जाता है। नहीं, अपने आप को अपग्रेड करो ताकि बदनामी ना आए हमारे कुटुंब को। कुटुंब कौन सा हुआ? जो रूरल एरिया में या विलेज लेवल पे फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट है। एमसीआई को भी मालूम था, एनएमसी आज लास्ट डेट है 22 जून को, वहाँ पे सजेशन देने हैं, कमेंट्स देने हैं उनके पोर्टल पे जाके, रजिस्ट्रेशन और एथिक्स एक्ट आरएमपी पे।
मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, आप देख लीजिएगा। तो जनरल पब्लिक भी दे सकती है, स्टेक होल्डर्स भी, ऑर्गेनाइजेशंस भी दे सकते हैं, और जो उससे रिलेटेड हैं कोई भी दे सकता है। अगर उनको लगता है कोई माल प्रैक्टिस हो रही है तो ये चीज़ भी कमेंट में आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, ये भी सजेशन तो दे रहा एथिक्स में। अब नेचुरली ये आरएमपी उसकी बात नहीं हो रही कि जो गांव में होते हैं या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, या जो आरएमपी एलोपैथी किसी से ले लेते हैं। आरएमपी एलोपैथी तो है ही नहीं आज की डेट में, मैंने ये वीडियो को देखना, वे उसी को आरएमपी। एक मेरे मित्र गण है, बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं जयपुर में, एक और है गुजरात में। उन्होंने कहा कि यार एनएमसी ने तो आरएमपी शब्द लिख दिया। ओ यार, आरएमपी एलोपैथी वाला, मॉडर्न मेडिसिन वाला एमबीबीएस होता है, ना कि वो जो 10वीं फेल हो। मैं ये नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, मतलब कहीं पे गलत प्रचलित शब्द चल पड़ा। आरएमपी अगर कोई बोलता है किसी को गांव में जो कि थोड़ा शिक्षित है, या कहीं से उसने 6 महीने साल का सर्टिफिकेट ले लिया, उसको आरएमपी बोल देते हैं। वो रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अनरजिस्टर्ड है। जो वो आरएमपी है ओरिजिनल, वो तो एमबीबीएस 5.5 साल की करके आया है, 4.5 साल का कोर्स, 1.5 साल का फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड, थर्ड 4.5 हुए, 1 साल की इंटर्नशिप की, 5.5 साल बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हुई एमसीआई एक्ट के। पहले जो एमसीआई थी वो डिसॉल्व हो गई, जो नई चीज़ आई है वो नेशनल मेडिकल कमीशन। अब दोस्तों, सीएमएसईडी वाला ड्रिप लगाता है क्योंकि कॉलेज वाला उसको कहता है कर। ड्रिप मैं के फेवर में नहीं हूँ, कहीं भी ड्रिप पे ओटीसी लिखा है, आप ध्यान से लिखो। बहुत सारी दवाएं शेड्यूल एच में आती हैं, शेड्यूल एच में। अब शेड्यूल एच वो दवाई है जिस पे लिखा होता है टू बी सोल्ड बाय, टू बी गिवन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन इट्स प्रिस्क्रिप्शन। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन? जो कि एमबीबीएस है या उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो बंदा प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। कहीं पे लिखा होता है टू बी गिवन बाय या टू बी सोल्ड बाय, मतलब किसी रजिस्टर्ड एमपी की प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि सीएमएसईडी या बीईएमएस या बीएमएस या बीएचएमएस या बीडीएस, किसी जगह पे लिखा है, ऐसी बात नहीं लिखी ना। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सही लफ्ज में एलोपैथ एमबीबीएस है। सही मायने में अगर देखा जाए डेंटल सर्जन भी आरएमपी है, ब्रैकेट में डेंटल, वो भी एलोपैथी दवा लिख सकता है क्योंकि वो लिखता है, ब्रूफेन लिखता है, एंटीबायोटिक लिखता है, इम्पैक्टेड टूथ है, पस आ गई, जिंजीवाइटिस है या पल्पाइटिस हो गई, या किसी का कैप चढ़ाना है तो क्लियर करनी है। बहुत सारी लाइंस हैं डेंटल में भी। बस स्टैंड के बाहर बैठा हुआ बंदा दांत के बारे में कुछ नहीं जानता, बहुत डियोमॉर्फिक एडिनोमा है, बहुत कुछ है, उसकी ओरल पैथोलॉजी पढ़ोगे दिमाग घूम जाएगा। पेरिडोंटिक्स वाला स्पेशलिस्ट है, टूथ के चारों तरफ के बारे में जाने। ऑर्थो वाला उसकी पोजीशन के बारे में तारें लगाता है। प्रोस्थोडोंटिक्स जो कि पार्शियल डेंचर या थोड़े दांत टूटे हैं उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लगा देगा। इम्प्लांट वाला है, तो उसकी बहुत ब्रांचें हैं। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, चिंतन करेंगे, हमें नॉलेज होगी। तो सीएमएसईडी वाले की इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से कई बार ड्रेस्टिक बेइज्जती होती है। ठीक है, तो ना तो वो अपने पास माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रखता है, ना वो पीडीएफ की फाइलें खरीदता है, डाउनलोड करे, अपने इंस्टीट्यूट से कहे कि मेरे को खरीद के ला दो, उसके ऊपर पैसे ही नहीं खर्चता। अपने इंस्टीट्यूट को पैसे ही नहीं देता बुक्स के लिए। अपने इंस्टीट्यूट कहता है मेरी 5,000 फीस कटा दो, 10,000 करा दो। वो इसके बारे में बुक्स नहीं पढ़ता। ना नई सड़क चले जाओ दिल्ली में, जितनी मर्जी बुक्स ले लो बेसिक मेडिसिन के बारे में, जो जनरल चीज़ें बताते हैं। पुरानी रद्दी की किताबें मिल जाती हैं संडे विचार में, दिल्ली में है। वैरायटी बुक्स वहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बगल में है। तो बहुत सारा नई सड़क दिल्ली में है, आपको इलेक्ट्रोपैथी की भी बुक्स मिलेगी। तो सीएमएसईडी वाला कुछ फिक्सेस, कुछ क्लिनिक पे मैजिक एक्ट रेमेडीज के बारे में जिक्र करता है, वो गलत है। वो अपने बोर्ड पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लिखता है जिसको तो मैं हैरान हो जाता हूँ। उसको रजिस्ट्रेशन कितने किस्म की है ये नहीं मालूम,
एक शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसी रजिस्ट्रेशन के सारे वो फूलने लगता है। खासकर यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्राथमिक उपचार शरेआम लिखा है। अब प्राथमिक उपचार के चक्कर में उसको उसकी ये नहीं पता कि लिमिटेशन क्या है। उसे सिर्फ फर्स्ट एड सेंटर लिखना चाहिए अपने बोर्ड पे, वो पता नहीं क्या क्या कुछ लिख देता है। इसी चक्कर में वो BEMS करता है। इसी चक्कर में वो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बैकडेट BNYS लेता है या किसी संस्था से BNYS लेता है ताकि मैं डॉक्टर शब्द लगा सकूं। अब नेचुरली वो किसी जगह से रेगुलर पढ़ा नहीं, चलो डिस्टेंस में भी वो पूरी तरह ग्रैंड नहीं कर पाया। अपने सब्जेक्टों की डेफिनेशन तो उसको आइए ना, उसको फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन पता हो, उसको पैथोलॉजी की डेफिनेशन पता हो, उसको ज्यूरिस की पता हो, उसको ओटिस की पता हो, OTC क्या होती है। उसने RTI दी हुई, जैसे मैं RTI मान लीजिए मैं 5000 नहीं तो कम से कम 500 तो मैंने लिखी होंगी। उनकी लैंग्वेज को अनुवाद किया कभी उसने? नहीं किया। चाहे वो अपने इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी पढ़ा हो, क्या वो एनालाइज करता है उसकी वेबसाइट को कि एक बंदा दूसरी वेबसाइट पे अपने ऑथराइजेशन लेटर्स में दुनिया भर की RTI डाल रहा है, उसके कॉलेज के पास RTI क्यों नहीं है? या फिर दूसरी RTI वो देखता है वेबसाइट पे, उसके बारे में अपनी लीगल राइट्स को समझ आते हैं कि सिर्फ वो क्रॉस क्वेश्चन करता है। जैसे किसी ने लिखा जी एक फलानी जगह पे काउंसिल है, वहाँ से मैं रजिस्ट्रेशन करानी, ये नहीं पता उसको कि वो किसी बंदे ने बनाई हुई है, किसी गवर्नमेंट द्वारा अभी बनाई नहीं हुई। किसी के शब्द के आगे सेंट्रल काउंसिल लिखा हुआ है तो वो समझता है कि शायद ये गवर्नमेंट की बॉडी है। किसी के पीछे फैकल्टी लिखा हुआ है तो समझता है कि ये बहुत बड़ी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरह ही है। तो सारे बंदे जिनके पीछे सिंह लगा है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं हो सकते ना, वो तो बहुत बड़ी चीज है। ऐसी आप गलती करते हो। सारे बंदे जिनका नाम शाहरुख खान है तो वो शाहरुख खान तो ना हुए जो इतने बड़े एक्टर्स हैं, जो इतने बड़े एक्टर हैं। तो यहाँ पे भूल करते हो। तो आप सोच लेते हो कि हमारा तो बोर्ड है, BORD। एक जगह पे कमेंट लिखा है किसी ने, ये फलाना कोर्स संस्था थे ना कि ये बोर्ड से कीजिए, बोर्ड के स्पेलिंग तो आते नहीं कमेंट वाले को। यहाँ पे हम गलती करते हैं, अपनी डिग्रेडेशन करते हैं। दूसरा, हम कॉपी स्टाइल कॉपी करते हैं। जिस डॉक्टर के पास OT असिस्टेंट, वार्ड अटेंडेंट, नर्स एड के तौर पे रहे हैं, उसी डॉक्टर का लाइफस्टाइल कॉपी। अगर वो मर्सिडीज में आता है तो हम भी ख्वाब ऊपर देख रहे हैं। ख्वाब देखना मना नहीं है, मगर उतनी काबिलियत भी तो बढ़ाओ बच्चों। काबिलियत नहीं बढ़ाओगे। अगर उसने MBBS लिखा हो तो हम MBBS AM लेने दौड़ जाते हैं। अगर उसने बार BAMS लिखा है तो हम BAMS AM के पीछे भागते हैं। यहाँ पे गलती है। अगर उसने रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर एलोपैथी के बाद लिखा है MBBS करने, तो हम कहते हैं RMP मिल जाए, ऐसे ही कलकत्ता से या किसी जगह से मिल जाए। मगर जब हम डिमांड गलत करते हैं तो सप्लाई तो कहीं से कहीं हो जाएगी। उस संस्था का कोई कसूर नहीं जो सप्लाई करती है RMP सर्टिफिकेट। हम डिमांड क्रिएट करते हैं। जो नशा बेचने वाला है वो इतना कसूरवार नहीं है जितना कि नशा खरीदने वाला है। मैं बहुत करीबी से गौर करता हूँ। पॉलिटिशियन नेक्सस है डॉक्टर का, और कहीं जगह पे वो कलर भी पर्टिकुलर टैबलेट का मैन्युफैक्चरर से पर्टिकुलर कलर करवा देते हैं कि ये कलर की टैबलेट दो ड्रग एडिक्शन सेंटर में। और इतना मजबूर हो गया कि जहाँ पे देखिए अगर टैबलेट में मात्रा कम है तो भी सैंपल फेल होगा, अगर ज़्यादा है फार्माकोपिया है लिखा हुआ वहाँ पे, कितनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी कम होने की, ऐसे लिखा हुआ ASSAY, ESSAY की नहीं, ऐसे मीन्स एस्टिमेशन ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ए सैंपल ऑफ द गिवन फार्माकोलॉजिकल ड्रग। ये होता है वहाँ जब टेस्टिंग होती है। फार्मेसी में पढ़ाया जाता है ऐसे क्या होता है, ASSAY। वो बकायदा उसकी टर्बिडिटी चेक की जाती है, उसकी डिसइंटेग्रेशन, उसकी क्वालिटी टेस्ट। वो जब हम
पत्ता फेंकते हैं, पूरा डब्बा फेंकते हैं, क्या वो प्रेशर सहार लेगा ट्रक में? ट्रक में तो डब्बे के डब्बे आते हैं पूरे बैच के, वो टुकड़े तो नहीं हो जाएगी? कई बार हम देखते हैं कि हम जेनरिक कोई ले आए तो टैबलेट बीच में मिसिंग है। कमाल है यार, मैंने अच्छी कंपनियों के भी ना ब्लिस्टर पैक में वो जाके केमिस्ट को बोला कि यार 700 का पत्ता ये तो है नहीं। कहते मैं क्या कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरर को करो। आज तो इतना ज़बरदस्त सिस्टम हो गया है कि दवा के ब्लिस्टर पैक पे QR कोड भी लगा हुआ है, ताकि ये जांच लो कि कहीं डुप्लीकेट तो सीधा कंपनी की साइड पे जाता है। तो दोस्तों, CMSED वाला जब ये चीज़ें करना शुरू कर दे, बल्क में मेडिसिन रखना शुरू कर दे, बल्क का मतलब ज़्यादा मात्रा में, वो तो ड्रग स्टोर बना बैठा है। जब CMSED वाला शहर में आना चाहे, या CMSED इससे ऐसे ही इलेक्ट्रोपैथी का ज्ञान नहीं, मगर इलेक्ट्रोपैथी के साथ इलेक्ट्रोपैथी का ये ज्ञान है, तो इलेक्ट्रोपैथी की आड़ में प्रीफिक्स तो लगा लिया EH प्रैक्टिशनर का, मगर उसको अपनी मेडिसिन की एफिकेसी पे, बायोअवेलेबिलिटी पे विश्वास नहीं। तो क्या करता है वो, अंडरग्राउंड एलोपैथी भी रखता है। अब उसको अपनी पैथी पे विश्वास नहीं, दूसरे उस पे क्या विश्वास करेंगे? जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बताया जाता है सेल्समैन को कि अगर आप मिट्टी को सोना बनाना जानते हो ना, तो आप पहले ये सोचना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये मिट्टी नहीं सोना है। पहले अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये मिट्टी नहीं सोना है, तो वो चीज बिकेगी, दौड़ेगी कि नहीं बताइए? दौड़ेगी। तो हमारा कैमरामैन भी हाँ कर बैठा। तो ऐसे किसी को हिप्नोटाइज कर देना है। हिप्नोटाइज का मतलब है कि सोहन कर देना है कि आपका एवरा चारों तरफ फैले, आपकी प्रतिबिंब छवि जो बिगड़े ना, पास के डॉक्टरों को BMS वाला या CMSED वाला जेलसी में जो कुछ उसके पेशेंट को तोड़ता है या उनकी निंदा करता है, तो भी गलत बात है, मॉल प्रैक्टिसेस है, ये एथिक्स के मुताबिक नहीं है, वो भी कहेगा। किसी की कंप्लेंट डालता है, किसी पॉलिटिशियन के साथ मिलके, पत्रकार के, उसको तंग करता है, अपने क्लिनिक में ही कुछ गैर नैतिक काम करता है, तो जहाँ पे रोटी है वहाँ उसके साथ, कहते हैं ना कि जहाँ पे रोटी खाता है बंदा, वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं करनी होती, तो नेचुरली क्या है, वहाँ पे बरकत कम होती जाती है धीरे धीरे। या उसके मन में इस चीज़ के बारे में गिल्टी ना हो, गिल्ट हो तो होगा, अगर आपके मन में गिल्ट होगा, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होगा, तो चीज़ जो सही भी है वो भी गलत हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको लगेगा कि सभी बंदे आपको यूज़ करते हैं, आप तो डिस्पोजेबल आइटम हो, क्योंकि आप परसीव ही ऐसा कर रहे हो। आप जब परसीव ऐसा करोगे तो जवाब भी ऐसे ही मिलेंगे, आपको लगेगा ऐसा ही। जैसे मान लो आपको किसी ने पूछा कि अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, फलाने की डेट ऑफ बर्थ बताओ, आपने जवाब नहीं दिया, आपके मन में कुछ और चल रहा है, सामने वाला शायद कोई आपको इक्विपमेंट प्लान के बारे में बताता चल रहा है। तो ऐसा है, जब हमारे मन में कई बार हम एक वेवलेंथ पे काम कर रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और वेव में। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक लड़की ट्रेन में जा रही थी और बहुत सुंदर लड़का उसके सामने बैठा था। लड़की की उम्र 35 साल से, लड़का 18 साल का, बहुत स्मार्ट लड़का था। बार बार लड़की उसकी तरफ देखती थी, तो लड़के के मन में आया, पता नहीं लड़की मेरे को क्यों देख रही है, शायद इंटरेस्टेड है। वो उतरी ट्रेन से, लड़का भी उतर गया वहीं पे, उसने रिक्शा लिया और बीच बीच में वो पीछे देखती रही, उसने भी रिक्शा लिया, पीछे वो भी मुड़ के देखती रही। वो लड़की ने कंधे पे अपना बेटा छोटा सा सुंदर सा वो भी रखा हुआ था, उसको भी प्यार कर रही थी, बीच बीच में पीछे देखती। अब लड़के मन में, क्योंकि लड़के तो मन में बहुत परसीव कर जाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, उनके दिमाग में होता है शायद जैसे मतलब
यहाँ पे वीडियो पे कहना नहीं हो चाहूँगा। क्या उसके घर पे जब वो घर के करीब आती है तो पीछे नहीं देखती और सीधा दरवाजा बंद पे चली जाती है। लड़का परेशान, बेल मारता, तो उसका तो बुरा हाल हो गया लड़के का। कैमरामैन भी देख रहा है। अच्छा, तो उसने बेल मारी, लड़की ने कहा हाँ जी। अरे आप मेरे को ट्रेन में भी देखते रहे 2 घंटे, सहारनपुर से अम्बाला तक, अब आप भी देखते रहे, आप क्यों देखते थे? मैं आपसे पूछना चाहता था, आप मेरे को जानते हैं? वो लड़की हंस पड़ी। उसने ये नहीं कहा कि भैया, उसने कहा कि मैं जो इमेजिन करती थी वैसे आप हो, कि मेरा बच्चा बड़ा होके आप जैसा शख्सियत पर्सनैलिटी वाला बने। हाँ, देखिए ना, उसके मन में परसीव था कि ये शायद मेरी गर्लफ्रेंड ही बन जाएगी, शायद इसका घर वाला नपुंसक है, शायद मरा हुआ है, शायद, मतलब पता नहीं कितने शायद मन में लगा लिए। समझ गए? तो दोस्तों, बीएमएस वाले भी यही गलती करते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले भी, एक्यूप्रेशर वाले भी। एक्यूप्रेशर वाला आके कहेगा कि मैं एक एक नस दबा लेता हूँ, मैं गिनाएगा गाउटी आर्थराइटिस ठीक कर देता हूँ, पार्किंसनिज्म ठीक कर देता हूँ, एंग्जाइटी न्यूरोसिस ठीक कर देता हूँ, स्काइजोफ्रेनिया ठीक कर देता हूँ। एमआरआई देखनी नहीं आती कि किसकी है, एक्सरे का उसको ज्ञान नहीं है, बोन्स पता नहीं है, मैं फ्यूमर दे दूं, फ्यूमर का एक्सरे हाथ में, और ह्यूमरस का मरीज हो तो उसको भी वो उल्टा उठाए, राइट कहाँ है, लेफ्ट कहाँ है, वो कैसे बनता है, कॉपर से बनता है कैसे, ये नहीं पता, डार्क रूम टेक्निक्स क्या है, रेडियोग्राफी पोजीशनिंग क्या है, स्पेशल पोजीशन, कुछ नहीं पता। मगर उसके पेशेंट अगर ठीक हो रहे हैं तो ये समझने लगता है कि इतना बड़ा तकड़ा न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट है, पूछो ही मत। ये प्राउड है, एरोगेंसी है, प्राउड दिमाग में ना आने दीजिए। अब मैं प्राउड का शब्द बोल रहा हूँ, मेरे कई वीडियो जाने वाले समझेंगे मेरे को सुना रहे हैं सर, लो कर लो बात। अब मैं तो कुछ ट्रैक पे बोल रहा हूँ, हमारे मन में कुछ रिपल्स आते हैं, हमारे से जुड़े जो सहपाठी हैं, कुछ और हैं, वो कहे जी हमें सुना रहे हैं सर, या कुछ स्टेटस डाला सर हमें सुना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कितने बंदे आते हैं, 235, 4000। कभी बंदे के घर पे क्लेश हो गया, कभी रोटी नहीं मिली, उसके हिसाब से बंदा डाल देता है। कभी रोटी बनी बनाई, धनिया पुदीना बंदा लेके आया, हफ्ते बाद देखता है कूड़े में पड़ा है, मतलब बंदे देखता है कूड़े में फेंक दिया उसकी वाइफ ने, तो फिर उसका मन ही नहीं करता दोबारा लेके आने को। बंदा कितनी फ्रस्ट्रेशन कहीं से उठाता है एनवायरनमेंट से, मगर जो उसके चाहने वाले होते हैं वो सोचते हैं यार ये तो हमें ही सुना रहा है धनिया पुदीने वाली बात। ऐसा नहीं होता। तो लाइफ जो है बहुत इंटरेक्शन है। गतिशील व्यक्ति होगा तो नेचुरली उसका क्रिटिसिज्म भी होगा। वो कभी सोचते हैं कि बंदे ने 270 लिख दिया, वो उसको लगता है कि उसकी 270 गर्लफ्रेंड ही है, किसी लड़की ने लिख दिया तो लगता है उसके 270 बॉयफ्रेंड ही है। ऐसा मतलब ऐसे मतलब मन में चलता रहता है। तो ऐसा नेगेटिव ख्याल मन में ना आए। हमारे डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे अगर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाए तो हम डिलीट मारते हैं ना, कुकीज़ को करते हैं ना, स्पीड बढ़ती है ना, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? ऐसे ही अपने डेस्कटॉप पे आप अननेसेसरी थॉट्स को डिलीट मारिए, स्पीड बढ़ेगी, प्रोसेसिंग बढ़िया होगी, नींद बढ़िया आएगी। तो दोस्तों, बीएमएस वाले, बीएनवाईएस वाले, बीएनवाईएस वाले क्यों कई जगह पे लोग उनको जोला छाप कह जाते हैं, या सीएमएसईडी वाले, कई लोग तो उनको मसीहा मानते हैं भी ये बंदा फर्स्ट कांटेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो ज्योग्राफी जानता है, फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट बना हुआ है। बड़ी बड़ी रिसर्च मैंने देखी है, वहाँ लिखा है कि आरएमपी जो है, रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो फर्स्ट कांटेक्ट है। वो ज्योग्राफिकल भी जानते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी जानते हैं, रिलीजियस टैबू भी जानते हैं, सोशल टैबूज भी जानते हैं, भी कौन सी चीज़ उनको ऑब्स्टेकल बनी हुई है। क्योंकि देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ कि लिंग या पेनिस में स्निग्मा एक पदार्थ है जो प्रप्यूस के नीचे आ जाता है, गंधवान।
और स्निग्मा कारण बनता है फ्रिक्शन की वजह से कैंसर का। पेनाइल कार्सिनोमा इज मोस्ट प्रिवेंट डिजीज इन द वर्ल्ड। 1% ऑफ डेथ्स ड्यू टू पेनाइल कार्सिनोमा, 1% ऑफ वर्ल्ड डेथ ड्यू टू पेनाइल, पेनिस की का कैंसर की वजह से। और वो किस वजह से होती है? वो स्निग्मा की वजह से होती है, ये प्रोड्यूस के नीचे जमा होता है। तो जोरावस्त जो हैं और कुछ धर्म जो हैं उनके द्वारा बच्चे की 1 साल पे सुन्नत कर दी जाती है, यानी कि प्रोड्यूस को काट दिया जाता है। रिलीजियस प्रैक्टिस जिन लोगों की वो काट दी जाती है स्किन, तो उनमें पेनिस कैंसर का नहीं पाया गया। इसका मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि हमारी हेल्थ से कनेक्टेड हो, वो कितनी बड़ी चीज हो गई। जैसे श्रीलंका में इतनी अवेयरनेस फैलाई गई आई डोनेशन कॉर्निया की कि वहाँ 100% लोग जो हैं उन्होंने आंखें कॉर्निया दान की हुई हैं, क्योंकि रिलीजन की ओर से डिक्लेयर कर दिया गया, धर्म की ओर से कर दिया गया। तो दोस्तों, पेनाइल कैंसर का जब मैंने सर्जरी की किताब में पढ़ा, दास की किताब थी आई थिंक, आज भी मैं सर्च मारता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि सर्कमसीजन जो है, सुन्नत जो है, जो मेरे ख्याल उसको सतना कहते हैं, कुछ ऐसा शब्द है हिंदी में। अगर 1 साल के बच्चे से 1 साल की पहले कर दी जाए तो वो इम्यून हो जाता है, उसको पेनिस की कैंसर नहीं होती। इतनी बड़ी बात है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप अच्छे अच्छे विचार अपने मन में लेके आओ, अपडेट करते रहो अपनी एजुकेशन को। अगर आप एजुकेशन को वहीं रोक दोगे और अपने अंदर जो भरम फैलाए हुए हैं, मान लो एक लड़की है, वो अपने मेंसेस के टाइम पे क्या करती है, कपड़ा ले लेती है बेचारी गांव की, और कपड़े को अपने बहन भाई की आंखों से दूर, क्योंकि उनकी माँ समझाती है कि इसको ओपनली नहीं अच्छा लगता, अपने अंडरगारमेंट्स ब्रा वगैरह को ओपनली नहीं अच्छा लगता, वो छुपा के रखती है उसको। वो क्या करती है, उस कपड़े को हम पंजाबी में गोवा कहते हैं, पाथियाँ कहते हैं, काऊ डंग की केक्स कहते हैं, उनके पीछे छुपा देती है। अब वहाँ पे छुपा दिया, वहाँ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, वहाँ पे क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी उसमें चला जाएगा कपड़े में, और लड़की टेम्पून बना के अगर वजाइना में इंसर्ट करेगी तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगी। पेरिटोनाइटिस हो गई तो क्या होगा, शॉक हो जाएगा, शॉक हो जाएगा उस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी शॉक तक, लड़की की जान तक ले सकती है अगर अनस्टरलाइज टेम्पून होंगे। तो दोस्तों, अपनी पैथी में लइए, अपनी पैथी में अगर रहेंगे तो आपको क्रॉस पैथी में नहीं जाना पड़ेगा। क्रॉस पैथी में अगर हम जाएंगे तो नेचुरली हम माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्रॉस पैथी में क्यों जाना, अपनी पैथी पे विश्वास करो, अपनी लीगल लिमिटेशन में रहो, तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हमें फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9872468540, और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।